हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज आपके लिए लाए हैं अमीन का लास्ट टॉपिक, जो इसमें पहले था अमीन, एरोमेटिक अमीन और डाइजोनियम लवण। एरोमेटिक अमीन के बारे में हमने आपको 3 वीडियो दिए हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में शेष रह जाता है आपका लास्ट टॉपिक है, जो डाइजोनियम साल्ट है, इसे कहते हैं डाइजोनियम लवण। डाइजोनियम लवण के बारे में अब चर्चा करेंगे। डाइजोनियम लवण कैसे प्राप्त करते हैं और इससे क्या अभिक्रियाएं दी जा सकती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी अभिक्रियाएं होती हैं, 1-2 अवश्य रखी हुई होती हैं, क्योंकि 10 अभिक्रियाएं दी जाती हैं, 5 होती हैं पहले से और 5 होती हैं उसकी अथवा में। तो 5-5-10 अभिक्रियाओं में से हमें 5 अटेम्प्ट करनी होती हैं। चाहे तो हम शुरुआत वाली कर ले उसके बाद में, या तो हम अथवा वाली। ज़्यादातर तो हमें अभिक्रियाएं चाहिए होती हैं अथवा वाली, क्योंकि अथवा वाली में हमें यह दिखता है कि कंपाउंड बनाना क्या है। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, डाइजोनियम सॉल्ट। अब इतना ही टॉपिक रहेगा, डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। तो इसके बना पहले लिखेंगे बनाने की विधि, बनाने की विधि। अब बनाने की विधि में क्या होगा, कोई एरोमेटिक यानी कोई भी बेंजीन लगी हो, एक की बजाय 2 भी लग सकती हैं। एरोमेटिक अमीन को सोडियम नाइट्राइड NaNO2, ये एक बार अब क्रिया आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। और उसके बाद में इसको हम गर्म करेंगे HCl के साथ, और इसको ठंडा कर देंगे 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर देंगे। जब हम एरोमेटिक अमीन, अब एरोमेटिक अमीन ले लीजिए जिसे हम कहते हैं एनिलीन, C6H5 NH2, ये है एनिलीन। एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ वही ठंडा करेंगे 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको ठंडा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए बनता क्या है, बनने वाले यौगिक में क्या है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये 1 हाइड्रोजन, तो इसकी 2 ऑक्सीजन को नहीं तोड़ सकता, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यदि हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हाइड्रोजन ये और 2 ये, 4, 2 हाइड्रोजन ये और ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन, बना देंगे आपका 2H2O, जल बन गया। एक, अब ये क्लोरीन के 2 परमाणु हो गए हैं, तो यहाँ पर 1 सोडियम 1 क्लोरीन के साथ में चला जाएगा तो बनाएगा NaCl। अब ये बन गया 1 सोडियम क्लोराइड का लवण और 2 अणु जल के निकल गए हैं। शेष क्या बचा, ARN, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ARN। चूंकि 1 नाइट्रोजन अभी ये शेष बाकी है, तो ये नाइट्रोजन इसी नाइट्रोजन से ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो ये N2 बन जाएगा, और अभी एक Cl यहाँ पर, तो ये बन गया है एरोमेटिक डाइजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये 2 हाइड्रोजन थे तो इन्हें भी हमें 2 करना है, तो ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 ऑक्सीजन और 2 ये हाइड्रोजन, तो बना देंगे 2H2O। ये बन गए आपके 2 जल के अणु। अब ये 2 जल के अणु बन चुके हैं, तो बचा है 1 Na और इसका 1 Cl ले लेंगे, तो बन जाएगा NaCl। शेष में क्या बचा है, C6H5N और 1 नाइट्रोजन ये आएगी, इसी नाइट्रोजन से जुड़ जाएगी, तो बन जाएगा C6H5N2 और 1 क्लोराइड यहाँ पर है, तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और ये एक लवण है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का एक लवण बन गया, इसी को कहते हैं डाइएजोनियम लवण। तो यहाँ पर Cl की जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं, बस ये दोनों चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी, ना तो ये बेंजीन जाएगी ना तो ये नाइट्रोजन जाएगा। ये क्लोरीन की जगह पर आयोडीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन भी आ सकता है। तो अब ये एक ऐसा यौगिक है, बहुत स्थायी यौगिक है। यदि ये ठंडा होकर ठोस हो जाए तो इसको विलगित नहीं किया जा सकता है, इसको गलाया नहीं जा सकता है।
तो अब इससे होने वाली अपक्रियाएं आपको बता देते हैं। जो इससे होने वाली अपक्रियाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई ऐसा ये टॉपिक नहीं है कि इसमें पहले बनाया जाए फिर इसके गुण बताया जाए, रासायनिक गुण बताया जाए, नहीं, तो इससे होने वाली केवल अपक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं इससे होने वाली अपक्रियाएं। पहले इसे रफ किए देते हैं। इसका उपयोग किन अभिक्रियाओं के लिए किया जाता है? तो सबसे पहला नंबर 1 फिनॉल के निर्माण में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है फिनॉल निर्माण में। देखिए C6H5 N2Cl को यदि हम HOH यानी कि जल, ये है जल H2O, ये जल के साथ यदि हम गर्म कर दें तो क्या निकल जाएगा? एक HCl मुक्त हो जाएगा, HCl निकल जाएगा, नाइट्रोजन उड़ने लगेगी और ये OH इसी बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। तो पहले लिखेंगे C6H5 ऐड कौन हो रहा है? OH, ये बन गया आपका फिनॉल। क्या बन गया? फिनॉल, ये बन गया फिनॉल। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या बचेगा? OH। अब ये बचा है एक HCl निकलेगा, HCl, और क्या हो जाएगी? नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ये है फिनॉल के निर्माण में। जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जल योजन कराते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है और HCl बनता है, नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। अब दूसरी अपक्रिया पर आ जाएंगे। अब दूसरी अपक्रिया में हम बनाएंगे बेंजीन का निर्माण। नंबर 2 बेंजीन का निर्माण। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम बेंजीन बना सकते हैं। देखिए C6H5 N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम लवण है ये इसका नाम हो गया। अब डाइजोनियम लवण की जगह पर यहाँ पर क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड भी हो सकता है। इसको हम गर्म कर देंगे H3PO2 के साथ में। इसका नाम है फास्फोरस अम्ल, और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी जल की मात्रा HOH। अब ये HOH की मात्रा डाल देंगे तो यहाँ पर एक नया कंपाउंड बनेगा। देखिए जब ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ में चला जाएगा तो बनेगा एक नया यौगिक HCl बन गया। यहाँ पर ये बंध टूट जाएगा और इसको क्या करते हैं? गर्म। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हाइपोफास्फोरस अम्ल के जलीय विलयन, यहाँ पर जल डाला जा रहा है, जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं तो हमें बेंजीन प्राप्त होती है। कैसे? जब ये बंध क्रैश हो जाएगा तो ये क्या है? C6H5 और ये शेष ये हाइड्रोजन इसी से ऐड हो जाएगा तो बनेगा C6H6 और ये बन गया C6H6 बेंजीन, और HCl निकल गया और नाइट्रोजन यहाँ से क्या हो गई? मुक्त। N2 हर बार क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। ये नाइट्रोजन हो गई मुक्त। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर अब ये ऑक्सीजन किससे ऐड हो जाएगी? यहाँ पर, तो ये बन जाएगा H3PO3, ये बन जाएगा शेष बचा हुआ H3PO3। इसका नाम है आर्थोफास्फोरस अम्ल। ये आर्थोफास्फोरस अम्ल है। जब किसी की हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है तो एक लिक्विड डालकर उसका प्लास्टर चलाया जाता है या आर्टिफिशियल हड्डियां बनाई जाती हैं तो वो होता है आर्थोफास्फोरिक अम्ल। H3PO4 को कहते हैं आर्थोफास्फोरिक अम्ल और ये H3PO3 है, ये आर्थोफास्फोरस अम्ल है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन की वजह से ये आर्थोफास्फोरिक हो जाएगा। तो ये बनता है किसके द्वारा? बेंजीन का निर्माण। जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हाइपोफास्फोरस अम्ल के जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं तो हमें बेंजीन प्राप्त होती है।
शेष HCl ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल बनता है, नाइट्रोजन मुक्त हो जाती है। अब ये हो गई कितनी अपक्रियां? 2। अब आ जाएगी फ्लोरोबेंजीन। अब हम बनाएंगे फ्लोरोबेंजीन का निर्माण। अब करेंगे हम फ्लोरोबेंजीन का निर्माण। नंबर 3 फ्लोरोबेंजीन का निर्माण। जब हम फ्लोरोबेंजीन का निर्माण करेंगे तो बनेगा क्या? हम गर्म करेंगे C6H5 N2Cl को गर्म करेंगे HbF4। इसका नाम है फ्लोरोबोरिक अम्ल। फ्लोरोबोरिक अम्ल। तो ये अपक्रिया 2 बार में होगी। कैसे होगी अभी हम बता रहे हैं। जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फ्लोरोबोरिक अम्ल यानी HbF4 फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो पहले एक लवण यौगिक बनता है और HCl पृथक हो जाता है। यहाँ से क्या निकल गया? HCl। अब शेष जो बचा है उसे लिखिए C6H5। यहाँ पर क्या है? N2 और शेष में क्या जाएगा? BF4। अब हम इसको पुनः गर्म कर देते हैं। इस लवण को हम पुनः गर्म कर देते हैं। जब हम लवण को पुनः गर्म करते हैं तो ये बनता है C6H5 और इसका एक फ्लोरीन टूटकर किससे जुड़ जाता है? बेंजीन से। तो लिखेंगे C6H5F। ये बन गया फ्लोरोबेंजीन। ये आपका बन गया फ्लोरोबेंजीन। अब क्या होगा? यहां से क्या होगा? नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी। एक होता है नाइट्रोजन यहां से निकल जाती है। शेष क्या बचता है? BF प्लस में लिख रहे हैं, ये नाम लिख गया है तो इसके आगे लिख देंगे BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड। जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को या लिखेंगे फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो पहले HCl निकल जाता है और एक लवण बनता है। इस लवण को हम पुनः गर्म करते हैं तो हमें नाइट्रोजन मुक्त हो जाती है और BF3 बोरान टेट्राफ्लोराइड अम्ल निकल जाता है, बोरान टेट्राफ्लोराइड निकल जाता है और हमें फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। अब आ जाएगी सीमान अपक्रिया और इस अपक्रिया को हम कहते हैं सीमान अपक्रिया। सीमान अपक्रिया, यही अपक्रिया है सीमान अपक्रिया। ये कोई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस अपक्रिया को बनाया था। अब नेक्स्ट अपक्रिया आ जाएगी कॉपरस क्लोराइड के द्वारा हम करेंगे कुछ चीजों का अपचयन। CuCl नंबर 4। इसको पूरा रफ कर देते हैं, पूरा रफ नहीं किया है। नंबर 4 क्यूप्रस क्लोराइड। अब ये CuCl2 होता तो इसे हम बोलते हैं कॉपर क्लोराइड। ये क्या है? क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में HCl, HBr व KCN से अभिक्रिया। अब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की किसकी उपस्थिति में? क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और पोटेशियम साइनाइड के साथ अपक्रिया कराएंगे, तीनों के साथ। तो लिखेंगे C6H5N2Cl एक बार, फिर लिखेंगे C6H5N2Cl, फिर लिखेंगे C6H5N2Cl। किसके साथ क्रिया कराएंगे?
HCl के साथ में अब क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर अब क्रिया हम कराएंगे किसकी, HCl के साथ में, HBr के साथ में, और किसके साथ में, KCN के साथ में। तो यह क्रिया हो जाएगी, गर्म करेंगे किसकी उपस्थिति में, CuCl, CuCl, CuCl। देखिए ये अकेला भी बन सकता था क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन सकता था, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, इसके साथ में निकालेंगे HCl, यहाँ पर निकालेंगे HCl, यहाँ पर क्या निकालेंगे, KCl, और ये नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी। बिना इसकी उपस्थिति में इन दोनों यौगिकों को डाले हम इसको क्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते। अब ये यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, Cl, अब यहाँ पर भी नाइट्रोजन मुक्त होगी तो ये क्या जुड़ जाएगा, Br, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, Cn। तो जो जो यौगिक बन रहे हैं C6H5, तो लिखेंगे C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, और क्या निकल गया था, HCl। ये जरूरी नहीं है कि हमने HCl डाला, HCl नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर क्या डालेंगे, C6, क्या लिखेंगे, C6H5Br, ये बन गया ब्रोमोबेंजीन, और निकल क्या गया, HCl। यहाँ पर क्या बन जाएगा, C6H5, और निकलेंगे C6H5Cn, साइनोबेंजीन या फेनिल साइनाइड बोलेंगे, इसे बोलेंगे फेनिल साइनाइड, फेनिल ब्रोमाइड, फेनिल क्लोराइड, या क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, लेकिन इसे बोल सकते हैं फेनिल क्लोराइड, फेनिल ब्रोमाइड, फेनिल साइनाइड। जब हम इसके सफिक्स में नाम लगाएंगे तो ऐसे लिखेंगे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, या बोलेंगे फेनिल क्लोराइड, फेनिल ब्रोमाइड, फेनिल साइनाइड बनता है। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, KCl। और देखिए एक चीज और छूटती जा रही है किसी अपक्रिया में, ये N2, तो सभी में क्या होती है, नाइट्रोजन मुक्त होती है, नाइट्रोजन मुक्त हो रही है, N2 मुक्त हो रही है। ये अपक्रियाएं हो जाती हैं किसके साथ में, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड और KCN से अपक्रिया। जब हम इसको, अब ये जो बन गया है फेनिल साइनाइड, फेनिल साइनाइड का यदि हम जल अपघटन करा दें, इस फेनिल साइनाइड को एक बार और लिखते हैं, C6H5Cn का हम जल अपघटन करा दें जल की अधिक मात्रा लेकर, H2O, फिर हम लिखें H2O, उपस्थिति होगी H2SO4 की, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन के बीच में कार्बन से 3 बंध हैं, ये तीनों बंध क्रैक होंगे, और ये 1 2 3 हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा, तो बनाएगा अमोनिया। ये अगेन करा रहे हैं अमोनिया। जब हम फेनिल साइनाइड का जल अपघटन कराते हैं तो अमोनिया मुक्त होती है, NH3। अब बचा क्या, C6H5COOH, और बनेगा क्या, C6H5C, 1 2 और 1, ये COOH बन गया बेंजोइक अम्ल, इसे बोलते हैं बेंजोइक अम्ल, ये हो गया बेंजोइक अम्ल। ये अपक्रियाएं हो गई किसके द्वारा, कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में अपचयन, अब बेंजोइक अम्ल बनता है। ये अपक्रियाएं दे कौन रहा है, डाइएजोनियम सॉल्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट अपक्रिया करेंगे हम 5वीं, कॉपर चूर्ण से अपक्रिया, कॉपर चूर्ण से अपक्रिया। कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में यदि हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम किसी भी डाइजोनियम साल्ट को गर्म करते हैं, नंबर 5 है, सॉरी नंबर 1 नहीं, नंबर 5 कॉपर चूर्ण से अभिक्रिया, निर्माण देखिए किसका किसका होता है, हम बदल देंगे। अब इस बार लिखेंगे क्या, C6H5N2Cl, एक, अब लिखेंगे C6H5N2Br, और एक और करा देंगे C6H5N2
N2 और इस अपक्रिया को हम कहते हैं गाटरमान अभिक्रिया। ये गाटरमान अभिक्रिया है और इसकी अपक्रिया करा देंगे हम KCl के साथ में। सभी की उपस्थिति किसकी होगी? कॉपर चूर्ण। तापमान होगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपर चूर्ण तापमान 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यही इस पर भी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? जब कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी। यहाँ भी नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी। यहाँ पर क्या निकल जाएगा? KCl। पोटेशियम साइनाइड लिखना है, सॉरी, पोटेशियम साइनाइड KCN, तो पूरा KCN लिखेंगे और ये नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी। यहाँ कॉपर का इस्तेमाल सिर्फ नाइट्रोजन को मुक्त करने के लिए किया जा रहा है। तो शेष क्या बच रहा है? C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, या लिखेंगे फेनिल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन और फेनिल क्लोराइड दो नाम इसके लिख सकते हैं। तो नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर C6H5Br ब्रोमोबेंजीन या फेनिल ब्रोमाइड उड़ गया। अब यहाँ पर एक KCl निकाल दीजिए पहले, KCl, और नाइट्रोजन मुक्त करा दीजिए। शेष क्या बचा? C6H5 और यहाँ पर क्या बचेगा? Cn। क्या बचा? ये फेनिल साइनाइड। ये कॉपर चूर्ण से अपक्रिया होती है। सभी में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगेन दोबारा को हम कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करते हैं। यदि कॉपर साइनाइड पोटेशियम साइनाइड लेते हैं तो फेनिल साइनाइड बनता है। यदि ब्रोमाइड लगा है तो फेनिल ब्रोमाइड बनता है। क्लोराइड लगा है तो फेनिल क्लोराइड बनता है, जिसे हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन बोल सकते हैं। और नाइट्रोजन मुक्त होती है। ये अपक्रियाएं हैं आपकी जो आपने कर ली हैं। अब आ जाएंगे अपनी नेक्स्ट अपक्रिया पर, पोटेशियम आयोडाइड से अपक्रिया। पोटेशियम आयोडाइड से अपक्रिया। नंबर 6 है पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया। जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ में किसको गर्म करेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन N2Cl को हम गर्म करेंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। पोटेशियम आयोडाइड के साथ में गर्म करेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा KCl और नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगी, उड़ जाएगी। और इसे गर्म कर देंगे तो बनेगा C6H5 और शेष बचा आयोडीन। आयोडीन इसी से ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा आयोडोबेंजीन, जिसे कहते हैं फेनिल आयोडाइड। आयोडोबेंजीन बन जाएगा और निकल क्या गया? KCl और N2। अब एक और है, यदि हम आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ में गर्म कर दें, आयोडोबेंजीन लिखेंगे हम, ये है आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ में हम गर्म करते हैं। गर्म कर दिया तो ये बाइफेनिल बनता है। बाइफेनिल का मतलब होता है कि बेंजीन की दो रिंगें, ये बेंजीन की दो रिंग आपस में पैरा से जुड़ जाती हैं। ये एक रिंग दूसरी ऐसे ही जुड़ जाएगी तो ये बनता है बाइफेनिल। लेकिन ये बना कैसे, इस बारे में चर्चा करते हैं, इस बारे में बताते हैं। और निकल जाएगा 2CuI। तो यहाँ पर हमें दो बेंजीनें लेनी होगी तो हम एक बेंजीन और बनाते हैं। ये लीजिए बेंजीन, आयोडोबेंजीन, और ये कॉपर के दो अणु, ये दोनों टूट जाएंगे। ये दोनों बंध आपस में पलट जाएंगे। ये आपस में पलटकर बंध बना लेंगे। जो ये बंध फॉर्म हुआ है तो ये बन जाएगा बाइफेनिल। जब हम आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं तो क्यूप्रस आयोडाइड, इसका नाम है क्यूप्रस आयोडाइड, क्यूप्रस आयोडाइड पृथक हो जाता है और क्या बनता है? बाइफेनिल
बनता है। अब रह गई हैं इनमें शेष युग्मन अपक्रियाएं। 2-3 युग्मन अपक्रियाएं हैं जिनमें रंजक बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डाई। जो डाई आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है कई प्रकार के रंगों के लिए, कभी बालों के लिए तो कभी अन्य वस्तुओं में लगाने के लिए या अन्य वस्तुओं को रंगीन बनाने के लिए। तो उसमें हम बोलेंगे युग्मन अभिक्रियाएं, युग्मन बनाएंगे, युग्म कराएंगे, युग्मन अभिक्रियाएं। तो पहली अभिक्रिया है युग्मन अभिक्रियाएं। युग्मन अभिक्रियाएं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यह है बेंजीन डाइजोनियम, ये नाइट्रोजन, पहले हम इसे क्या लिखते थे C6H5। ये पूरा चक्र जो बना हुआ है बेंजीन का, इसको सही से बनाते हैं। बेंजीन थोड़ी अच्छी सी नहीं बनी है, ये लीजिए, ये है बेंजीन, ये डाइजोनियम और ये क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को यदि हम फिनोल, ये फिनोल है, एक बेंजीन में पैरा पर लगाओ, थोड़ा दूरी पर बनाएंगे तभी काम चलेगा। ये फिनोल, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम फिनोल के साथ में गर्म करें। फिनोल के साथ में जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या निकलता है H, और ये निकल जाएगा HCl, HCl निकल जाएगा। शेष जैसे जो कुछ बचा है, जो भी इसमें बचा हुआ है वो इस वहाँ पर जोड़ देंगे। तो हम बनाएंगे बेंजीन की 2 रिंग, एक ये बना ली और एक यहाँ पर बनाएंगे, और इससे क्या जुड़ा हुआ था OH। अब ये OH जुड़ा, बीच में क्या बचा N2, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो डाई, नहीं बोल के डाई नहीं बोलेंगे तो इसे बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी, डाई ना लिखें, हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और ये बनती है लाल रंग की डाई। किस रंग की? लाल रंग की डाई। आप देख लीजिए अब इसे, और निकल के आ गया था माइनस का HCl। जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फिनोल के साथ में गर्म करते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का एक रंजक बनता है जो लाल रंग का होता है। अगर यहाँ पर हम एजोबेंजीन का रंजक, रंजक मतलब होता है डाई, ये जो डाई आप कलर बालों में जो लाल पीले नीले किए जाते हैं वो ही रंजक बना है, इसे कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीक बेंजीन। ये लाल रंग की बन गई है। अब यदि इसके साथ में हम दूसरी युग्मन अपक्रिया कराएं, ये कौन सी है? फर्स्ट नंबर। यदि हम यहाँ पर एनिलीन ले लें, क्या ले लें? एनिलीन। एनिलीन को ये लीजिए, यहाँ पर लगा देंगे NH2, एनिलीन को Cl N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? एक बेंजीन जिसका नाम है, इतना क्या लिखा हुआ है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसकी अब क्रिया करा देंगे एनिलीन। यह है C6H5NH2, जिसे हम लिखते थे C6H5NH2, यही एनिलीन है। एनिलीन को हम जब गर्म करेंगे तो यहाँ भी HCl निकल जाएगा, और शेष जो भी बचेगा हम ऐसा ही जोड़ देंगे। जैसी भी यहाँ पर बची हुई है शेष चीज़ें वो हम जोड़ देंगे। जब यहाँ पर हम ऐसे ही जोड़ देंगे तो ये एक नया पीले रंग का रंजक बनाएगा, जिसे हम ऐसे जोड़ के चलेंगे NH2। तो पहले लिखेंगे NH2 और 2 बेंजीने बनाएंगे, और यहाँ पर N, HCl तो पहले से निकल गया, N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, और इससे क्या जुड़ाई हुई है? एक बेंजीन। और इसके आगे भी हम क्या लिखेंगे?
पैरा हाइड्रोक्सी की जगह लिखेंगे पैरामीन। यहां पर भी पैरा है और ये भी पैरा, ये आपस में पैरा, ये स्थान पैरा, ये पैरा, ये पैरा, ये पैरा, तो इसे लिखेंगे पैरा एमीन एजो बेंजीन, और ये बना है रंजक और इसका रंग है पीला। ये पैरा एमीन एजो बेंजीन का रंजक बनता है, जिसके ये एक डाई बनी हुई है पैरा एमीन एजो बेंजीन, तो ये इसका रंग होता है पीला। यदि बालों में कलर करना है पीला या कपड़ों में कलर करना है पीला, तो यहाँ पर पैरा एजो बेंजीन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि लाल करना है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का रंजक हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इन्हीं से कढ़ाई छपाई भी होती है, डाई की जाती है कपड़ों पर, जो रंग चढ़ाया जाता है वो इन्हीं के द्वारा। यही यौगिक हैं जिनका काम होता है, क्योंकि केमिकल से तो हम घिरे हैं चारों तरफ। चाहे आप मेडिसिन लें वो भी केमिस्ट होती है, क्योंकि आप मेडिकल में जाते हैं तो बड़े बड़े हॉल मेडिकल में लिखा होता है केमिस्ट, तो वो केमिस्ट पॉइंट होता है जो केमिकल लैब से बनकर आता है या इंडस्ट्रियों में बनाया जाता है। तो जो भी सभी भी जितने भी हम लिक्विड में लेते हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हों या फिर ऐसे भी हों या होम्योपैथिक की दवा हो, सभी केमिस्ट होती हैं। सभी में केमिकल थोड़ा बहुत होता जरूर है, सभी केमिकल से ही बनाई जाती हैं। तो ये केमिकल किसके लिए है? रंग बनाने के लिए। तो ये क्या पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन है, लाल रंग का रंजक, और उसके बाद में पैरा अमीन एजो बेंजीन है, पीले रंग का रंजक। ये युग्मन अपक्रियाएं हो गई। अब आ जाते हैं दूसरी अपक्रिया पर। दूसरी अपक्रिया हम कराएंगे बीटा नेप्थॉल के साथ में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। बीटा नेप्थॉल यानी कि बीटा पर लगा होगा OH ग्रुप। ये अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट। ये लीजिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को बीटा नेप्थॉल, जहां से हाइड्रोजन टूटता है वो होता है पहला पैरा और उसके बाद में बीटा। जब दो बेंजीन रिंगें, आपने अभी तक बेंजीन देखी थी, बेंजीन एकल रिंग को कहते हैं बेंजीन। दो यदि बेंजीनें आपस में जुड़ी हो इसका नाम होता है नेप्थलीन, नेप्थलीन। और यदि तीन बेंजीनें आपस में जुड़ जाएं इसको हम कहते हैं एंथ्रासीन। तो तीन बेंजीनों तक अभी कार्बनिक यौगिक बनाए गए हैं, इससे ज़्यादा अभी भी कोई भी स्टेरॉयड या कोई भी अन्य कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं किया गया है, क्योंकि ये तीन बेंजीन है। अगर एकल बेंजीन है तो इसे बेंजीन बोलते हैं, एक रिंग को बेंजीन। यदि दो रिंगें शामिल हैं तो उसे बोलते हैं नैप्थलीन। तीन बेंजीनें शामिल हो तो एंथ्रासीन। इतने ही कार्बनिक यौगिकों के कंपाउंड बनाए गए हैं। शेष आगे अभी तक भी खोज चल रही है, अपना विज्ञान काम करता रहता है। विज्ञान का यही काम होता है, नई नई वैक्सीन खोजना है। जैसे आजकल कोविड-19 की वैक्सीन बनाई जा रही है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। हो सकता है कोई ऐसा कंपाउंड है जो बेंजीन से निकले जो कोविड-19 को मात दे दे। तो इसलिए जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उसे लेबोरेटरी में अपने साइंटिस्ट खोजते रहते हैं, क्या करना है, कैसे वायरस को मात देनी है, कैसे उसको नष्ट करना है। तो इसी प्रकार से ये दो बेंजीनें आपस में जो जुड़ती हैं तो ये बोल जाती हैं नेप्थलीन। और यहाँ पर ये वाला हिस्सा कहलाता है अल्फा और ये बीटा पर लगा OH, तो इसे बोलेंगे बीटा नेप्थॉल। क्या बोलेंगे? बीटा नेप्थॉल। जब हम बीटा नेप्थॉल को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ में गर्म करते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो बनता है एक HCl और इसको हम गर्म कर देते हैं, गर्म। तो जो शेष जैसा भी फंक्शन बचा, ये बॉन्ड यहाँ से जुड़ जाएगा क्योंकि ये टूटा है और ये बॉन्ड टूटा हुआ है, तो इसे हम वैसे ही बेंजीन में जोड़ देंगे। तो इसको बेंजीन को सही से बनाते हैं। ये फेनिल डबल नाइट्रोजन। अब हम बनाएंगे बेंजीन, ऐसी बेंजीन बनाएंगे जो इसमें सही से जुड़ जाए।
ये, और यहाँ पर क्या लगा था पहले से OH, और इससे एक बेंजीन रिंग और जुड़ी हुई है। अब इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम है फेनिल। ये फेनिल हो गया, ये फेनिल हो गया, और बीच में क्या लिखा है, एजो, फेनिल एजो, और ये पूरा क्या है, बीटा नेफ्थॉल, और ये बना है रंजक। ये भी है क्या है, रंजक। युग्मन अपक्रियाएं होती हैं, युग्मन का मतलब होता है जोड़, छोटे छोटे अणु निकल जाएं तो उसके बाद में जो कंपाउंड प्राप्त होता है रंजक, और इसका रंग होता है नारंगी। ये नारंगी रंग का रंजक प्राप्त होता है। अब ये अभिक्रियाएं आपकी पूरी हो गई हैं, और एमीन चैप्टर का सभी जितने टॉपिक थे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं, और एमीन का चैप्टर अब फिनिश हो गया है। अब हम आपके लिए लाएंगे फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर, जो आपके डिमांड के अनुसार आपने कमेंट में बताया कि था कि सर हमको पहली बुक से पढ़ाइए, तो आपके लिए हम पहला चैप्टर लेके आएंगे, ठोस अवस्था। फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर ठोस अवस्था, और जो इसमें अब जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर बाकी हैं वो बायोलॉजी है, लेकिन उसको भी हम पढ़ाएंगे। लेकिन जो आपने डिमांड की है कमेंट बॉक्स में लिख के दिया है कि आप पहला चैप्टर पढ़ाइए, तो हम पहला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था से लेकर चलेंगे, पूरी बुक पहली फिनिश कर देंगे। यदि आप कमेंट करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स नहीं आता, लेकिन क्रम से चलेंगे, पहले हम ठोस अवस्था के पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में विलयन, फिर उसके बाद विद्युत रसायन, फिर उसके बाद में रासायनिक बलगतिकी, ऐसे करके सभी चैप्टरों को हम पढ़ा देंगे पूरा। पहली बुक को अब फिनिश करने के बाद में ही हम बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर पे आएंगे, जैव अणु, जिसमें डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हार्मोन्स, एंजाइम, विटामिन और क्या हमारे सम्मिलित होते हैं। उन्हीं में थोड़ा आगे एक यूनिट और सम्मिलित हो जाती है जिसमें होते हैं बहुलक, और ये सब कंप्लीट होने के बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपकी परीक्षा की तैयारी भी हम कराएंगे, वो भी आपको अनसॉल्व पेपर से। हर अनसॉल्व पेपर को यहाँ पर हल करके दिखाएंगे, आपको बताएंगे पेपर को हल कैसे करना है। पहले तैयारी कराएंगे, फिर उसको हल करके बताएंगे। यदि हमारा वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अवश्य कमेंट करके भेजिए। ठीक है, धन्यवाद।